जी डिशर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की। आज का हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिकली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो हैं वो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको याद होगा, राइट। मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओलिगो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मोनोसेकेराइड्स मिलकर जो हैं वो ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं, और बहुत से मोनोसेकेराइड्स मिलकर क्या बना देते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स दे हैव वेरिड सोर्सेज, यानी अगर आप कहें कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं तो बहुत सी मुख्तलिफ जगह से मिलते हैं, उनके बहुत से इस्तेमालात होते हैं। जैसे सिंपल शुगर्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, जैसे कि आपने पढ़ा, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये सिंपल शुगर्स हैं, राइट। देयर आर सिंपल शुगर्स। इसके अलावा इनकी एक और मेंबर है लैक्टोज, ये भी मोनोसेकेराइड है। तो ये आपको मतलब जो मोनोसेकेराइड्स हैं, जो सिंपल शुगर्स हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको फ्रूट्स इनकी सोर्सेज होगी, या फिर इनकी सोर्सेज जो है वो वेजिटेबल्स हो सकती है, हनी हो सकती है, और सीरियल्स हो सकती है। सीरियल्स कहते हैं जो आप दालें वगैरह खाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम मज़ीद सोचें समझें तो डायसेक्राइड्स बनेंगे, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स के मिल जाने से क्या बनते हैं? डाइसेक्राइड्स बनते हैं। अगर 2 मोनोसेक्राइड्स मिले तो डायसेक्राइड्स बनते हैं, अगर 3 मोनोसेक्राइड्स मिले तो ट्राइसेक्राइड्स बनते हैं। तो डायसेक्राइड्स में एग्जांपल्स आती हैं सुक्रोज की, लैक्टोज की और माल्टोज की। तो सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। लैक्टोज जो है ये बेसिकली ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है, ग्लैक्टोज से मिलकर, और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनती है। तो ये आपको फ़िलहाल पता होना चाहिए कि ये डायसेक्राइड्स कैसे बनती हैं। तो सुक्रोज अगर हम देखें तो ये आपको गन्ने में मिलेगी, शुगर बीट में मिलेगी। शुगर बीट ये जो आप गाजरों का जूस पीते होंगे और उसमें जो लाल कलर की चुकंदर डाली जाती है उसे हम शुगर बीट कहते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह से भी आपको मिलती हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज वगैरह, राइट। सो अगर हम देखें लैक्टोज को देखें तो लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज इज़ द मेन शुगर इन मिल्क। देखा जाए तो ये मेन शुगर है मिल्क के अंदर, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज में आपको पता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है, भी मैंने आपको बताया ये बात। तो इसमें क्या होता है, ये मिल्क की शुगर है, और इसके अलावा जितनी भी जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं उनमें आपको लैक्टोज मिलेगी। और इसके अलावा माल्टोज़ की अगर आप बात करेंगे तो ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, और ये आपको दालों में मिलेगी। अगर आप कोई दाल खा रही हैं, रोटी का नवाला चबाते रहें चबाते रहें चबाते रहें, तो वो रोटी का नवाला दाल के साथ क्या हो जाएगा? मीठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें मौजूद है ग्लूकोज, राइट, इन एज अ होल माल्टोज़। हालांकि माल्टोज जो है स्वीट इन नेचर ही होती है, लेकिन ज़्यादा स्वीट हो जाती है जब ग्लूकोज आपके मुंह में बन जाती है। तो मतलब ये कहना ही चाह रहा हूँ कि जो माल्टोज है ये टूट कर क्या बन जाती है? ग्लूकोज बन जाती है आपके मुंह के अंदर। या कोई थूक होता है जो स्लाइवा होता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो ये काम करता है कि जो माल्टोज को तोड़ देता है और ग्लूकोज में तोड़ देता है। सो पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो स्टार्च बड़ी अच्छी एग्जांपल है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, लेक्टिन, पेक्टिन, चाइटिन, ये सब मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो स्टार्च कहाँ मिलती है आपको? ये दालों में मिलेगी। इसके अलावा आपको ये मिल जाएगी उसमें, आप कह लें कि जो गंदम है उसमें मिलेगी, बारले बाजरा में मिलेगी, मकई में मिलेगी, चावलों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च मौजूद है। सो कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये आपको बोर्ड में एक MCQ आएगा, तो इसके भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, नो डाउट कि जो हमारी जिस्म है वो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है ग्लूकोज की शक्ल में। इसके अलावा आप ये बात याद रखिएगा, आपके ब्लड में हमेशा जो है वो ग्लूकोज होता है, और सेल्स के अंदर ग्लूकोज ही एंटर करता है। यानी अगर आपके ब्लड में माल्टोज है या कुछ और है, लैक्टोज है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेकेराइड है, तो वो तो इस्तेमाल नहीं होगा, वो टूटेगा फूटेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, फिर जाके सेल के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली ग्लूकोज को ही एंटर करने की इजाज़त देती है। नो अदर कार्बोहाइड्रेट कैन एंटर द सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ग्लूकोज इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ यूज डायरेक्टली बाय मसल्स। और अगर आपका ये वाला सेल जो है मसल सेल है तो फिर डेफिनेटली अंदर जाएगा और ग्लूकोज इसको ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस हमें ये बात समझाती है कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है और एनर्जी देता है, ATP बनाने में हेल्प करता है। ग्लूकोज टूट के जो है वो ATP बनाने में हेल्प करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स। आपके जो ब्रेन है उसको चाहिए ग्लूकोज एनर्जी सोर्स के लिए, बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पस। और ये चर्बी को जो है इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, सो फैट को इस्तेमाल नहीं कर सकता।
उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद मतलब आप कहोगे सर चर्बी भी बहुत सी है तो उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ कर ले, तो डेफिनेटली हमें ग्लूकोज ही चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन के लिए। तो फैट अगर आपके जिस्म में या दिमाग में मौजूद है तो उसको वो एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकता। बहरहाल होगा ये कि फ़ैट जो है वो पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर वो यूज़ होगा। यानी फ़ैट भी जब आप कोई डाइटिंग कर रहे होते हो तो आपकी चर्बी भी सारी जो है वो ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट में टूटना शुरू हो जाती है और बाद में वो आपका इस्तेमाल देती है। सो बिसाइड्स द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेज ऑफ आवर बॉडी। अब ये है बेसिकली बड़ी बड़ी यूजेस, सही मायनों में मैं आपको अब यूजेस तो अब बताने लगा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताता रहा कि कौन सी शुगर के क्या सोर्स है, यानी कि और फिर थोड़ा बहुत फ़ायदा भी बताता रहा। सो अब ये बेसिकली बड़ी यूजेस हैं। तो आपको या बोर्ड में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, तो आपने इसको सारे को प्रॉपरली या बल्कि नोट्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं तो इसको आप नोट्स के तौर पे भी तैयार कर सकते हो। सो दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये शुगर लेवल बराबर रखते हैं। लो शुगर लेवल इन बॉडी रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपको एक दफ़ा बोर्ड में क्वेश्चन आया, शॉर्ट क्वेश्चन आया कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो ये एक आपके ब्लड में जब शुगर का लेवल कम हो जाता है तो आप कहेंगे हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मीन शुगर। तो ब्लड में जब आपको लो लेवल ऑफ शुगर हो जाएगी तो फिर आप कहोगे कि लो लेवल ऑफ शुगर जो है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। उसके बाद अगर हम एक मज़ीद बात करें कि अगर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि आपके जो पेट में बैक्टीरिया रहते हैं उनके लिए भी कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में स्पेसिफिकली ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में रिक्वायर्ड है, तो वो बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करता है। उससे क्या होता है कि आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। यानी बैक्टीरिया एज अ रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ बना के देता होगा, स्पेसिफिकली विटामिन के कह लें आप, तो विटामिन के आपको बना के देता है जिससे आपको फ़ायदा पहुंचता है। सो उसके बाद अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर्स की, राइट, डाइटरी फाइबर्स का आपने कभी सुना नहीं होगा, इसे हम भूसा कहते हैं, भूसा। अब ये भूसा जो होता है इससे क्या होता है कि मतलब आप जब रोटी छानते हैं ना, आटा छानते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत भूस नज़र आता होगा, तो वो भूस जो है उसे हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। यानी आप मार्केट से भी इसको ख़रीद सकते हैं, ये मार्केट से भी मिल जाता है। तो हेल्प्स टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपर। आपका जो पेट की धड़कन है, वो पेट की भी धड़कन होती है, पेट भी हिल रहा होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाउल फंक्शनिंग, राइट। तो वो जो है बाउल फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है। बहरहाल डाइटरी फाइबर भी होना चाहिए आपकी खुराक में, वरना कब्ज़ हो जाती है। डाइटरी फाइबर ना हो ना तो कब्ज़ हो जाती है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, दैट इज़ विच इज़ नॉट गुड। सो फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। और फाइबर जो होते हैं वो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी सही रखेंगे। तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ है फाइबर्स वगैरह। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मसल्स को क्रैम्पिंग से भी, यानी खलियाँ वगैरह डल जाना या मसल्स का एक मूवमेंट्स होती हैं वो ना हो रही हों, तो फिर हम उसे क्रैम्प कहते हैं। क्रैम्प में आपने देखा होगा अमूमन जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको स्पेसिफिकली जो उनके थाई मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लेट जाते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं अपने पाँव की। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि क्रैम्पिंग हो सकती है अगर कार्बोहाइड्रेट्स मसल्स को ना मिले, यानी ग्लूकोज मसल्स को ना मिले तो क्रैम्पिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी की सोर्स के तौर पे, तो कार्बोहाइड्रेट्स याद रखिएगा बोर्ड में एमसीक्यू आया था कि 1 ग्राम जो है कितनी किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, तो 17 किलो जूल्स एनर्जी देता है। या आपने बोर्ड में एमसीक्यू के तौर पे जो है इसको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड, हमें पता है लॉन्ग चेन्स ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च जो है वो शुगर्स में ग्लूकोज में टूट जाती है, और ये कौन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। ये कौन काम करेगा? यानी पॉलीसेकेराइड्स को अगर आप मोनोसेकेराइड्स में तोड़ रहे हो तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए। सो ग्लूकोज जो है वो फिर डेफिनेटली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है, पेट के अंदर ही ये बनती है, फिर एब्जॉर्ब ब्लड में हो जाती है, और फिर ब्लड स्ट्रीम जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, स्पेसिफिकली मसल्स की। बहरहाल कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि फूड चेन में क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है एंजाइम्स की मदद से, किस में? सिंपल शुगर्स में। सिंपल शुगर्स फिर आगे आपको पता है कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट चली जाएंगी, मसल्स एनर्जी का इस्तेमाल देंगी, या फिर शुगर जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिवर में जाके स्टोर हो जाएंगी। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आप कह लें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी चर्बी में, फैट में, और फिर ये ओबेसिटी का बायस बनेगी, यानी आपको मोटापा क्रिएट करेंगी। बहुत से लोग होते हैं वो मीठा मोटे जो होते हैं वो मीठा बहुत खाते हैं, और आलू में भी स्टार्च होती है। एक दफ़ा आपको बोर्ड में एमसीक्यू आया। तो स्टूडेंट्स क्या सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसेकेराइड जो है वो कौन सी होती है? तो आप याद रखिएगा ओलिगोसेकेराइड यानी मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड्स का मेज़ा है ये। सुक्रोज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माल्टोज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सुक्रोज माल्टोज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ये इसका आंसर होगा
स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या बात आपने नोटिस करनी है, इसमें आपने नोटिस करनी है कि D5W क्या होता है। D5W का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन है। डेक्सट्रोज भी एक शुगर है, तो अगर वो 5 ग्राम्स होगी 100 ml के अंदर, ठीक है, 100 ml में कितनी होगी 5 ग्राम, तो आपको D5W को होगी। ड्रिप नहीं लगती है आपको, छोटी ड्रिप 100 वाली भी होती है और पूरे 1000 वाली भी होती है, तो 500 वाली भी होती है। तो जो 100 वाली छोटी ड्रिप होती है उसके अंदर आप कह लो कि तकरीबन 5 ग्राम तो एक शुगर होती है डेक्सट्रोज, तो वो होती है, इसलिए इसको D5W यानी डेक्सट्रोज 5% वाटर कहते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, इसको हम कहते हैं जी जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ना हो तो डॉक्टर ड्रिप लगा देता है ताकि आपके ब्लड में शुगर आ जाए और आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। तो फिर वही बात जो ऊपर मैंने की कि 170 कैलोरीज आपको मिलेंगी ना, 17 कैलोरीज तो 1 ग्राम में मिल रही थी, तो डेफिनेटली आपको कोई उस शुगर से जो इट कंटेन अप्रॉक्सिमेटली 170 कैलोरीज एनर्जी एंड डजंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें कोई मतलब आयंस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कोई सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस इस ड्रिप में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। 70 कैलोरीज देते हैं आपको, एक ड्रिप 170 कैलोरीज देती है। आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है कि अगर 5 ग्राम वाली 100 ml वाली ड्रिप जो है वो कितनी एनर्जी देती है, तो आपने 170 कैलोरीज याद रखना है। आपको ये सवाल आ सकता है कि D5W क्या है, ये भी अगर मुश्किल पेपर बने तो आ सकता है सवाल। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो हैं वो ऐड भी किए जा सकते हैं समटाइम्स, ड्रिप्स में इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रिप भी हो सकती है, तो उसमें जो है फिर वो आपको इंजेक्शन लगाया जा सकता है वेन के अंदर। आप याद रखो ये ड्रिप आपको कभी भी मसल्स के अंदर इंजेक्शन नहीं लगता है, इतना ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लग सकता, तो हमेशा आपकी वेन के अंदर जो है वो ये लगाया जाता है। इसे हम इंट्रावेनियस थेरेपी कहते हैं। वी यूज़ टू कॉल दिस थिंग एज अ इंट्रावेनियस थेरेपी, और इसको हम कॉमन ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको ये भी सवाल आ सकता है कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है, तो आप ये याद रखिएगा। और ये फ्लूइड्स को फास्टेस्ट वे ड्रिप के थ्रू मेडिकेशन करने को कहते हैं। बहरहाल ये आपको ड्रिप के बारे में बताया जा रहा है, इसको डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स के टॉपिक में लिखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में अब बताऊंगा और प्रोटीन्स का सारा नॉलेज दूंगा। तो आपने मेरे चैनल के साथ रहना है, अभी सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, लिंक्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी और इस चैनल का भी।